फ्रेंड्स, आपका एजू पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ रहे थे हम? राजस्थान में 1857 की क्रांति। क्या पढ़ा था हमने? राजस्थान में 1857 की क्रांति। हमने इसकी कुछ घटनाएं पढ़ी थी। जो अलग अलग गवर्नर जनरल हुए वो अलग अलग अपनी अपनी नीतियाँ लेकर आए। लॉर्ड वेलेस्ली था, सहायक संधि प्रथा लाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाया। और लॉर्ड डलहौजी साहब है जो वो लेकर आए हड़प नीति। इससे जनता में आक्रोश था। और भी अनेक कारण थे जिससे बहुत ज़्यादा जनता दुखी थी उनसे, तो वो आक्रोश एक क्रांति के रूप में फूटा। जो राजस्थान में जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अलग अलग जगह अपने एक जो है एजी छोड़ रखे थे। क्या छोड़ रखे थे? एजीजी। ये एजीजी क्या होते थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये है ना, जो गवर्नर जनरल होते थे उनके एजेंट होते थे। जो हमारा प्रथम एजीजी था वो था लोकेट। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम एजीजी कौन था? लोकेट। और 1857 के समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक। इस टाइम पे जो अलग अलग जो रियासतें थी, जो एजीजी होता था ना, इसने भी अपने अलग अलग पीए छोड़ रखे थे। क्या छोड़ रखे थे? पीए मीन्स पॉलिटिकल एजेंट। आपको पता ही, हमने जब सहायक संधि प्रथा पढ़ी थी तो उस टाइम पे जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने सरकार की थी भाई 5000 की अंग्रेजी सेना राज्य की राजधानी में नियुक्त की जाएगी और एक पॉलिटिकल एजेंट भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे वो एजीजी, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जो एजीजी होते थे उनके पीए होते थे, मतलब पॉलिटिकल एजेंट होते थे। ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग होते थे। जैसे कि ये हमारा राजस्थान का जो मैप है, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जयपुर में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था? वो था ईडन। कौन था? ईडन। जयपुर में ईडन था। यहाँ पर क्या था? कोटा। क्या था? कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था बर्टन। यहाँ था उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। और यहाँ पे था मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था वो था मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन। यहाँ पे जो इसका कोई भी तोड़ नहीं है। चारों जो पॉलिटिकल एजेंट है और चारों जगह अलग अलग जो रियासत है उनके जो पॉलिटिकल एजेंट है वो हमें याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उस टाइम पे जो 1857 क्रांति के टाइम पे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कोटा का कौन था, मारवाड़ का कौन था, उदयपुर का कौन था। तो जयपुर का उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन। कोटा का था बर्टन। उदयपुर का था सावर्स। और मेक मोशन कहाँ का था? मारवाड़ का। इस टाइम पे जो शासक होते थे उस टाइम पे 1857 क्रांति के टाइम पे वहाँ का जो शासक था जयपुर का वो था राम सिंह सेकंड। ये राम सिंह सेकंड वही था जिसने जयपुर में अनेक गढ़ बनाए, कॉलेज बनवाए, बाग बनवाए और जयपुर को गेरुआ रंग में भी इसी राम सिंह ने रंगवाया था। कोटा में भी राम सिंह सेकंड ही था। कौन था? राम सिंह सेकंड। कोटा में भी राम सिंह सेकंड था। उदयपुर में था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। और मारवाड़ में था तख्त सिंह। एक यहाँ पे सेनापति भी था। कौन था? ओनाट सिंह। इसका नाम भी आता है कई, क्योंकि जब यहाँ से युद्ध होगा ना मारवाड़ से, उसमें इस सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ओनाट सिंह ये सेनापति था। तो ये अनेक प्रकार के जो राज्य थे यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त की जाती थे अलग अलग रियासतों में। तो इस जो पॉलिटिकल एजेंट है उसे हमें याद करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई
कहीं उसका जयपुर का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, वहाँ का कौन था, वहाँ का कौन था, जो भी है। इस क्रांति के समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो नियुक्त किए जाते थे। 1857 क्रांति के समय जो पॉलिटिकल जो एजीजी था वो था जोसेफ पैट्रिक लॉरेंस। प्रथम एजीजी था लोकेट, और जो एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस, उसने अपने जगह जगह पीए छोड़ रखे थे। कौन छोड़ रखे थे? पीए छोड़ रखे थे। अब जो होता है राजपुताना रेजिडेंस, राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना होती है, कब होती है? 1832 ईस्वी में। राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना कब होती है? 1832 ईस्वी में। ये जो अजमेर है ना, जयपुर के नीचे जो अजमेर होता है ना, अजमेर, इस राजपुताना रेजिडेंस का मुख्यालय क्या बनाया जाता है? अजमेर। क्या बनाया जाता है? अजमेर। इसका मुख्यालय क्या बनाया जाता है? अजमेर। उस टाइम पे क्या है, जो अंग्रेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो उन्होंने क्या करा 1845 में, 1845 में इसकी एक शाखा कहाँ बना दी? आबू में। इसकी एक शाखा बना दी आबू में। तो 6 महीने जो ग्रीष्म ऋतु होती थी, जो तो ये आबू में रहते थे, और शीत ऋतु में ये रहते थे अजमेर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे। जो जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, वो भी क्रांति के समय उस टाइम पे गर्मी पड़ रही थी, तो कहाँ था वो? आबू में था। वो कहाँ पे था? आबू में। और इस टाइम पे अलग अलग सैनिक छावनियाँ थी। सैनिक छावनी का मतलब वो होता है एक प्रकार से वो भी पुलिस स्टेशन ही होता है, जो अब जो अलग अलग जगहों पर, ये मतलब अलग अलग जगहों पर निगरानी रखने के लिए छावनियाँ स्थापित की गई थी उस टाइम पे। तो एक तरह से वो पुलिस स्टेशन की तरह ही होता है। तो 1857 के क्रांति के समय, 1857 के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ। 1857 की क्रांति के समय से 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब ये 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में कहाँ कहाँ पे थी? एक तो थी एरिनपुरा में। कहाँ थी? एरिनपुरा में। ये एरिनपुरा कहाँ पड़ता है? पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। एक सैनिक छावनी थी नसीराबाद में। कहाँ थी? नसीराबाद में। और एक सैनिक छावनी थी ब्यावर में। कहाँ थी? ब्यावर में। ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? अजमेर में। एक सैनिक छावनी थी यहाँ देवली। अब देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में। एक सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा। ये खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एरिनपुरा छावनी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, या नशीराबाद छावनी का संबंध किस जिले से है। कितनी होगी? 1 2 3 4। कितनी होगी? 1 2 3 4। नसीराबाद होगी, ब्यावर हो गई हमारी, खेरवाड़ा हो गई, एरिनपुरा हो गई, देवली हो गई। एक रियासत बची छठी, वो कहाँ थी? नीमच में। कहाँ थी? नीमच। अब नीमच पड़ता है एमपी में। तो कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी 1857 के समय ऐसी कौन सी छावनी थी जो वर्तमान में या अभी राजस्थान में स्थित नहीं है। वो है नीमच। नीमच उस टाइम पे राजस्थान में आता था, क्योंकि राजस्थान में उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश एमपी वगैरह कुछ नहीं थे उस टाइम में, सभी जो रियासतें थी, और नीमच आता था उदयपुर रियासत के अंतर्गत। कहाँ आता था? उदयपुर रियासत के अंतर्गत। अब जो ये है, जो एरिनपुरा है, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, नसीराबाद, देवली, नीमच, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। जो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, इनमें भी अलग अलग प्रकार की बटालियन नियुक्त कर रखी थी अंग्रेजों ने। नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, यहाँ पर थी 15वीं बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि यह कहाँ, सॉरी ये तो नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एरिनपुरा में तो जोधपुर लीजियन थी, सॉरी एरिनपुरा क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। और खेरवाड़ा में थी मेवाड़ भील कौर। कौन सी थी? मेवाड़ भील कौर, क्योंकि जो खेरवाड़ा है वो उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा जो जाति है जो निवास करती है वो भील करती है। ब्यावर थी, जो ब्यावर छावनी थी यहाँ पे थी मेर रेजिमेंट। कौन सी बटालियन थी यहाँ पे? मेर रेजिमेंट, क्योंकि अजमेर साइड मेर ज़्यादा निवास करते हैं, मेर जाति। नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? है नसीराबाद में। जो देवली जो छावनी थी यहाँ पे थी कोटा कंटीजेंट, कोटा कंटीजेंट। और जो नीमच थी वहाँ पर भी कौन सी सैनिक छावनी थी? कोटा कंटीजेंट। फिर कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एरिनपुरा, उस टाइम पे जो एरिनपुरा छावनी थी वहाँ पर कौन सी बटालियन नियुक्ति थी? तो जोधपुर लीजियन, क्योंकि एरिनपुरा मारवाड़ क्षेत्र में आता है तो जोधपुर लीजियन थी। खेरवाड़ा उदयपुर साइड आता है, यहाँ पर तो भील जो सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वो भील करती है, तो मेवाड़ भील कौर थी। ब्यावर होता है जो अजमेर में मेर जनजाति निवास करती थी, यहाँ पे थी मेर रेजिमेंट। नसीराबाद में थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और देवली में कौन सी थी? कोटा कंटीजेंट। नीमच में कौन सी थी? कोटा कंटीजेंट। नीमच और देवली इन दोनों में एक ही सेम बटालियन नियुक्त थी। ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा ये दोनों ऐसी सैनिक छावनी थी जहां इस क्रांति में कोई भी या किसी ने भी भाग नहीं लिया। ये दो सैनिक छावनियां ऐसी थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी सैनिक छावनी थी जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उनके ऑप्शन में ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद, देवली, नीमच, नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा, नसीराबाद वगैरह आते हैं। तो ब्यावर और खेरवाड़ा ये दो ऐसी सैनिक छावनी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हमेशा याद रखना। अब आगे चलते हैं। जो क्रांति है इसका तत्कालीन कारण क्या था? इस क्रांति का तत्कालिक कारण, इसका मेन कारण जो उस टाइम पे जो क्रांति भड़की, क्यों भड़की, इसका वो नीतियाँ तो थी सही, जनता में आक्रोश उत्पन्न था, हो ही रहा था। और जो इसका जो मेन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों की घटना। कौन सा मेन कारण था इसका? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। ये उस समय का सबसे तत्कालिक कारण था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कौन सा कारण था इसका? चर्बी वाले कारतूसों की घटना को माना जाता है इसका कारण, क्योंकि ये कारतूस एक ऐसी एनफील्ड राइफल होती थी, प्रयोग में ले जाते थे। इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी से बनी झिल्ली लगी हुई होती थी जिसे दांत से काटना पड़ता था, और इसका विरोध भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। कि जो भारतीय सैनिक होते थे उनको ये जो राइफल है दी जाती थी, और इन राइफलों में ऐसी चर्बी वाली झिल्ली लगी रहती थी जिससे मुंह से काटना पड़ता था। तो उस झिल्ली पर इन जो अंग्रेजों ने क्या किया कि चर्बी के कारतूस लगा दिए। पता नहीं अब ये अफवाह थी क्या था, जो भी था, लेकिन इसी बात से जो भारतीय सैनिक है उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया कि गाय और सूअर की चर्बी, क्योंकि गाय का जो मांस है वो हिंदुओं के लिए वर्जित है और जो सूअर का जो मांस है वो मुसलमानों के लिए वर्जित है। तो उनका धर्म का अपमान उन्होंने समझा कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है। तो ये क्रांति ज़्यादा भड़की, इस क्रांति ने ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया और यही इसकी तत्कालिक घटना मानी जाती है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।